टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है? वेक्टर को बिना उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदले तुम कहीं भी स्लाइड कर सकते हो। इसी को कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। अब सिंपल शब्दों में समझो। मान लो एक 10 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ की तरफ लग रहा है। अब चाहे तो उस फोर्स को बॉडी के किसी और पॉइंट पर ड्रॉ कर दो। जब तक उसकी लंबाई वही है और एरो नॉर्थ की तरफ ही है, वो वेक्टर बिल्कुल सेम है। यानी सिर्फ जगह बदली है, वेक्टर नहीं बदला। राइट साइड वाले डायग्राम में पहले ओरिजिनल पोजीशन दिखाई गई है जहां F इक्वल टू 10 न्यूटन नॉर्थ है। फिर देखो, उसी वेक्टर को अलग अलग जगह स्लाइड किया गया है। हर जगह लेंथ सेम है, डायरेक्शन सेम है, इसलिए वेक्टर भी सेम है। ये तीन टिक्स इसी बात को हाईलाइट कर रहे हैं, लंबाई सेम, दिशा सेम, वेक्टर सेम। अब आता है घुमाओ मत। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। अगर तुमने वेक्टर को रोटेट कर दिया तो डायरेक्शन बदल गई, और जैसे ही डायरेक्शन बदली वेक्टर बदल गया। डायग्राम में पहले वेक्टर ऊपर की तरफ था, फिर 90 डिग्री राइट घुमाया, अब वो राइट की तरफ हो गया। फिर 180 डिग्री किया, नीचे की तरफ हो गया, और फिर 45 डिग्री पे ले गए तो डायगोनल हो गया। हर बार मैग्नीट्यूड शायद 10 न्यूटन ही रहे, लेकिन डायरेक्शन बदल गई, इसलिए वेक्टर अलग हो गया। इसीलिए बोल्ड में लिखा है दिशा बदली, वेक्टर बदल गया। सिर्फ स्लाइड करो, रोटेट मत करो। अब फ्यूचर यूज की बात। मैथमेटिक्स में सिर्फ स्लाइड करने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैकेनिक्स में कभी कभी फर्क पड़ता है। जैसे सीसो वाले डायग्राम में देखो, सेम फोर्स अगर पिवट के पास लगाओ या दूर लगाओ, टॉर्क बदल जाता है। यानी मैथमेटिकली वेक्टर सेम हो सकता है, लेकिन फिजिकल इफेक्ट चेंज हो सकता है। ये बात नीट में बहुत बार कॉन्सेप्चुअली पूछी जाती है। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। रूल बहुत सिंपल है। अगर किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलता है, डायरेक्शन सेम रहती है। जैसे वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नया वेक्टर 2a हो गया, लेंथ डबल, डायरेक्शन सेम। डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है, एरो लंबा हो गया लेकिन उसी लाइन में है। 3 होता तो और लंबा होता, डायरेक्शन फिर भी सेम। अब A2 देखो, अब मैग्नीट्यूड आधा हो गया, डायरेक्शन वही रही। अब आते हैं नेगेटिव नंबर पर। अगर वेक्टर ए को -1 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगी। डायग्राम में पहले ए राइट की तरफ है, फिर माइनस से लेफ्ट की तरफ हो गया, लेंथ सेम, डायरेक्शन उल्टा। अब -2a देखो, मतलब मैग्नीट्यूड डबल, डायरेक्शन ऑपोजिट। यानी नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को उल्टा कर देता है, और नंबर का साइज मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है। नीचे वाली टेबल इसी बात को समराइज करती है। प्लस ए सेम लेंथ सेम डायरेक्शन, 2a डबल लेंथ सेम डायरेक्शन, A2 हाफ लेंथ सेम डायरेक्शन, -a सेम लेंथ ऑपोजिट डायरेक्शन, -2a डबल लेंथ ऑपोजिट डायरेक्शन। अब सर की एडवाइस बहुत काम की है। इन रूल्स को याद करने से ज्यादा हर बार एरो इमेजिन करो। दिमाग में एरो देखो, लंबा हो रहा है, छोटा हो रहा है या उल्टा हो रहा है। ये विजुअलाइजेशन अगर क्लियर हो गया तो वेक्टर के लगभग सारे बेसिक क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। सो क्विक नीट रिवीजन के लिए बस ये याद रखो, पैरेलल शिफ्टिंग में सिर्फ स्लाइड, नो रोटेशन। रोटेशन करते ही वेक्टर बदल जाता है। और मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव नंबर सिर्फ साइज बदलता है, नेगेटिव नंबर डायरेक्शन को उल्टा कर देता है। ये दोनों टॉपिक्स बहुत सॉलिड तरीके से दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चंस अपने आप बनने लगेंगे। मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड 10n है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2f और -3f ड्रॉ करो। अब कॉन्सेप्ट पर आते हैं। स्टैंडर्ड दिशाएं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट रेफरेंस होती है, और ओरिजिनल वेक्टर 10n नॉर्थ की तरफ है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर तुम वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलती है, डायरेक्शन वही रहती है। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड बदलती है और डायरेक्शन पूरी तरह से उलट जाती है। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पार्ट 1 में देखते हैं 2f। यहाँ मल्टीप्लायर +2 है, मैग्नीट्यूड हो जाएगी 10 इंटू 2 यानी 20 न्यूटन। और चूंकि साइन पॉजिटिव है इसलिए डायरेक्शन वही रहेगी यानी नॉर्थ, और 2f हुआ 20 न्यूटन नॉर्थ। अब आते हैं पार्ट 2 पे, जहां -3f है।
यहाँ पर मल्टीप्लायर -3 है, मैग्नीट्यूड होगी 10 इंटू 3 बराबर 30 न्यूटन। लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, नॉर्थ की ऑपोजिट होती है साउथ, इसलिए -3F होगा 30 न्यूटन साउथ। यह एक छोटी सी सर्किट टिप भी है। ये सवाल अभी आसान लग सकता है, लेकिन जब आगे वेक्टर एडिशन आएगा तब ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली समझ बहुत काम आएगी, इसलिए अभी से इसको हल्के में मत लेना। अब राइट साइड आते हैं। सबसे ऊपर लिखा है क्यों चाहिए वेक्टर्स। मान लो तुम एक बच्चे को धक्का दे रहे हो, तो सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कितनी ताकत लगी, ये भी जरूरी है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगी। इसीलिए हम बोलते हैं वेक्टर में दो चीजें जरूरी हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब डायग्राम देखो, ओरिजिनल वेक्टर में एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, उस पर लिखा है 10n और नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर दिखाई गई है। इसे याद रखना, नॉर्थ मतलब ऊपर। अब 2F देखते हैं, यह एरो और लंबा हो गया है, 20 न्यूटन हो गया है, लेकिन ऊपर की तरफ ही है क्योंकि साइन पॉजिटिव था, मतलब लेंथ बढ़ गई, डायरेक्शन सेम रही। अब -3F देखो, यहाँ एरो 3 गुना लंबा हो गया है यानी 30 न्यूटन, लेकिन अब वो नीचे की तरफ है यानी साउथ, क्योंकि साइन नेगेटिव था। यानी नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन उल्टी। शॉर्टकट याद रखो, प्लस मीन्स सेम डायरेक्शन, माइनस मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन। इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, प्लस सेम माइनस उल्टा। स्टैंडर्ड डायरेक्शंस भी फिक्स होती हैं, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट दाईं तरफ, वेस्ट बाईं तरफ। रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो एक आदमी ने एक बॉक्स को 10n नॉर्थ की तरफ धक्का दिया। अगर वही आदमी दोगुनी ताकत लगाए तो 20 न्यूटन नॉर्थ होगा, और अगर कोई सामने से उसी बॉक्स को 3 गुना ताकत से खींचे तो वो 30 न्यूटन साउथ हो जाएगा। तो पूरी कहानी यही है, पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन सेम, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन उल्टी। और अगर ये बात दिमाग में बिल्कुल साफ बैठ गई तो आगे के बड़े क्वेश्चंस भी आसान लगेंगे। छोटे सवालों को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि असली ट्रिकी प्रॉब्लम्स भी इन्हीं बेसिक्स पर टिकी होती है। मेन रूल ये है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा उनके टेल से टेल या हेड से हेड के बीच लिया जाता है। और ध्यान रखना, एंगल थीटा हमेशा 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच ही होगा, उससे ज्यादा नहीं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी टेल टू टेल जुड़े हैं और उनके बीच 60 डिग्री बन रहा है, तो एक्चुअल एंगल भी 60 डिग्री ही होगा। डायग्राम में यही दिखाया गया है। दोनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, बीच में 60 डिग्री माउंट है, वही हमारा एंगल है। अब सेकंड केस देखो, अगर वेक्टर्स हेड टू हेड जुड़े हैं, तब भी जो छोटा एंगल बनेगा वही एक्चुअल एंगल माना जाएगा। डायग्राम में फिर से 60 डिग्री दिखाया गया है और वो सही है। अब सर की सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी 180 डिग्री से बड़ा एंगल मत लेना। अगर अंदर 120 डिग्री है और बाहर 240 दिख रहा है, तो आंसर 120 ही होगा, 240 कभी नहीं। इसीलिए लाइन याद रखो, पूंछ को पूंछ से मिलाओ। अब अगला टॉपिक है फाइंडिंग एंगल यूजिंग पैरेलल शिफ्टिंग। प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार डायग्राम में एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा होता है। ऐसे में जो एंगल दिखता है वो एक्चुअल नहीं होता। डायग्राम में 60 डिग्री दिख रहा है लेकिन वो गलत है। सोल्यूशन है पैरेलल शिफ्टिंग, यानी वेक्टर की लेंथ और डायरेक्शन सेम रखते हुए उसे स्लाइड कर दो। यहाँ हॉरिजॉन्टल वेक्टर को आगे शिफ्ट किया गया है बिना उसकी दिशा बदले। अब दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल आ गए। अब एंगल आसानी से निकलेगा। 180 डिग्री में से 60 घटा दो, बचा 120 डिग्री, वही एक्चुअल एंगल है। तो याद रखो, जब तक वेक्टर्स सही तरह से कनेक्टेड ना हो, एंगल मत निकालो। पैरेलल शिफ्ट करो फिर एंगल निकालो। और लास्ट बात, एंगल हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच ही रहेगा। ये पहचानो कि अरेंजमेंट कैसा है। अगर ये दिमाग में क्लिक हो गया तो आधा क्वेश्चन था वही खत्म। केस 1 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एक वेक्टर हॉरिजॉन्टल है और दूसरा वर्टिकल, दोनों की टेल एक ही पॉइंट पे जुड़ी है। अब देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी बोलते हैं, इसलिए इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। याद रखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्वल 90 डिग्री। कैलकुलेशन का कोई झंझट नहीं। केस 2, जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन में हो, मतलब दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं।
तो इनके बीच में एंगल 0 होगा क्योंकि डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। केस 3, एक वेक्टर लेफ्ट में है और दूसरा राइट में, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ एंगल होगा 180 डिग्री। सिंपल याद रखो, सेम डायरेक्शन 0, ऑपोजिट डायरेक्शन 180। केस 4, जब वेक्टर्स वी शेप बना रहे हो और हेड टू हेड 60 डिग्री बन रहा हो। यहाँ बहुत सारे बच्चे बेकार में शिफ्ट करने लगते हैं, लेकिन यहाँ शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायग्राम में जो एंगल क्लियर दिख रहा है वही लो, 60 डिग्री। अब आते हैं केस 5 पे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल में एंगल्स दिए हैं 60 डिग्री, 80 डिग्री और 40 डिग्री। अब पूछ रहे हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए और बी। दोनों की टेल सेम है, एंगल साफ 80 डिग्री है, तो आंसर 80 डिग्री। एंगल ए और सी के बीच दोनों की टेल साथ में है, एंगल 60 डिग्री है, तो आंसर 60 डिग्री। अब एंगल बी और सी के बीच, यहाँ ध्यान दो, एक का हेड और दूसरे की टेल साथ में है, तो पहले हमें एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि दोनों का टेल सेम हो जाए। जब हम शिफ्ट करते हैं तो अंदर वाला एंगल 40 डिग्री दिखता है, लेकिन हमें जो चाहिए होता है वो एक्चुअल ओपनिंग एंगल है जो बाहर बन रहा है। वो होगा 180 माइनस 40 इक्वल 140 डिग्री। यही फाइनल आंसर है और यही सबसे कॉमन नीड पैटर्न है। कोई भी चीज भूलो मत, डायग्राम पढ़ना सीखो। अब पेज 9 पे आते हैं। टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। मेन कॉन्सेप्ट समझो। अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड पे रखते हैं। इसे बोलते हैं टेल टू हेड रूल। अब जहां से पहला वेक्टर स्टार्ट हुआ था और जहां दूसरा वेक्टर एंड हो रहा है, इन दोनों के बीच जो सीधी लाइन बनेगी वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसे यहाँ वेक्टर सी कहा गया है। डायग्राम में देखो, पॉइंट पी से क्यू तक वेक्टर ए है, फिर क्यू से आर तक वेक्टर बी है, तो पी से आर तक सीधी लाइन जो बनेगी वही रिजल्टेंट वेक्टर सी है। सब ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम देखकर इक्वेशन कैसे बनाओगे? सबसे पहले जहां दो वेक्टर्स मिले हुए हैं वहां से चलना शुरू करो। जहां पहला खत्म होगा वहीं से दूसरा शुरू होगा, और जहां से चले थे और जहां पहुंचे उन्हें सीधा जोड़ दो, वही रिजल्टेंट होगा। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर सी। अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। एक स्कूटर पॉइंट पी से क्यू तक गया, ये वेक्टर ए है। फिर क्यू से आर तक गया, ये वेक्टर बी है। अगर कोई पूछे कि कुल मिलाकर स्कूटर कहाँ से कहाँ पहुंचा, तो हम पी से आर तक सीधा देखेंगे। वही डिस्प्लेसमेंट है, वही रिजल्टेंट वेक्टर है। तो याद रखो, वेक्टर एडिशन में हम रास्ते अलग अलग चल सकते हैं, लेकिन फाइनल असर यही है कि शुरुआत से अंत तक सीधा कितना पहुंचे। यही ट्रायंगल लॉ का कोर आइडिया है। यही पूरा पेज का फ्लो है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन और फिर यथार्थ जीवन के उदाहरण तक। अब टॉपिक है ट्रायंगल प्रैक्टिस। मतलब अलग अलग ट्रायंगल डायग्राम दिए हैं और तुम्हें पहचानना है कि कौन सा एडिशन इक्वेशन बनेगा। यही टाइप के सवाल जेईई मेन और नीट दोनों में पूछे जाते हैं। अब सबसे ज़रूरी ट्रिक समझो। देखो, जहाँ दो वेक्टर्स आके मिल रहे हैं वहां से चलना शुरू करो। केस 3 में देखो, पहले बी चल रहा है फिर सी, तो इक्वेशन बना बी प्लस सी इज इक्वल टू ए। केस 4 में पहले ए फिर सी, तो ए प्लस सी इक्वल टू बी। केस 5 में देखो, पहले पी फिर क्यू, तो बन गया पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। केस 6 में पहले ए फिर बी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। केस 7 में ए फिर सी, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी। सर की एडवाइस ये है कि ये छोटे डायग्राम वाले सवाल एग्जाम में कॉमन है और इन्हें बस फॉर्मूला याद करके नहीं, डायग्राम देखकर रिलेट करना सीखो। अब इसी चीज को राइट साइड में विजुअल्स के साथ समझाया गया है। ऊपर लिखा है क्यों चाहिए वेक्टर्स। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। मान लो तुम किसी बच्चे को धक्का दे रहे हो। अगर सीधा धक्का दोगे तो वो आगे जाएगा, साइड से दोगे तो साइड में जाएगा। मतलब सिर्फ कितना धक्का दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि किस डायरेक्शन में दिया ये भी उतना ही जरूरी है। नीचे वही रूल फिर से डायग्राम्स के साथ। जहां दो वेक्टर्स मिल रहे हैं वहीं से चलना शुरू करो। केस 3 में बी फिर सी, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू ए। केस 4 में ए फिर सी, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी।
केस 5 में P फिर Q, तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू R। केस 6 A प्लस B इज C और केस 7 A प्लस C इज P। ये सारे डायग्राम्स का मकसद सिर्फ एक ही स्किल बनाना है, डायग्राम देखकर तुरंत पहचान लेना कि कौन सा वेक्टर पहले है और कौन बाद में। अब हम आते हैं पेज 11 पर। टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए और बी, डेरिवेशन का पार्ट 1। अभी तक हम बस रिजल्टेंट ड्रॉ करना सीख रहे थे। अब सवाल ये है कि अगर a प्लस बी बराबर c है तो उस रिजल्टेंट c की लेंथ कितनी होगी। चलो मान लेते हैं a और b के बीच का एंगल थीटा है और रिजल्टेंट जो a के साथ एंगल बना रहा है उसे अल्फा बोल देते हैं। अब हमने b के सिर से नीचे एक परपेंडिकुलर गिराया जिससे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब b को दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा b cos थीटा और वर्टिकल पार्ट होगा b sin थीटा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हम देखते हैं कि tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ हो जाएगा b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। यही रिजल्टेंट की डायरेक्शन का फॉर्मूला है। अब डायग्राम को ध्यान से देखो। एक बड़ा ट्रायंगल बना है जहाँ a हॉरिजॉन्टल है, b ऊपर जा रहा है और उनके बीच थीटा है। b का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है b cos थीटा और वर्टिकल प्रोजेक्शन है b sin थीटा। इसी राइट ट्रायंगल से पूरा डेरिवेशन निकलता है। अब पेज 12 पर आते हैं। यहाँ मैग्नीट्यूड की डेरिवेशन का दूसरा भाग है। अभी हमने कंपोनेंट्स निकाल लिए, अब हमें एक्चुअल लेंथ निकालनी है। राइट ट्रायंगल बन चुका है तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो रिजल्टेंट सी स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा का पूरा स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलते हैं। a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर खुलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसमें ऐड होगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एक आइडेंटिटी लगती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो बी स्क्वायर कॉमन लेकर वो पूरा पार्ट बन जाएगा सिर्फ बी स्क्वायर और फाइनली बचता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बस यही फाइनल फॉर्मूला है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो सी बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। सर का फाइनल टास्क यही होता है कि अगर डेरिवेशन याद रखने में दिक्कत हो रही है तो इसे हाथ से बार बार लिखो, स्टेप बाय स्टेप फ्लो बैठाओ, क्योंकि एग्जाम हॉल में यही क्लैरिटी बहुत काम आती है। फॉर्मूलाज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखा है वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर c, जहां a हमेशा रिजल्टेंट होगा। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला है c बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एंगल ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला है tan अल्फा बराबर b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस थीटा, जहां अल्फा वो एंगल है जो रिजल्टेंट a के साथ बनाता है। अब राइट साइड डायग्राम देखो, ब्लैक एरो a है, ब्लू एरो b है और रेड एरो रिजल्टेंट c है। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा दिखाया गया है। अब एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है, ए बी और सी सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसलिए हमेशा पॉजिटिव होंगे। अगर क्वेश्चन में फोर्स -10 न्यूटन दिया है तो मैग्नीट्यूड में हम 10 लेंगे, ना कि -10। माइनस डायरेक्शन का साइन है, मैग्नीट्यूड नहीं। ये बहुत कॉमन गलती है, इससे बचना है। अब पेज 14 पर आओ। यहाँ विशेष केस है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, मतलब रिजल्टेंट और ए के बीच एंगल 90 डिग्री है। डायग्राम अप्रोच देखो, सबसे पहले ए को हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, फिर ए के हेड से 90 डिग्री पर रिजल्टेंट सी ड्रॉ करो। अब बी वेक्टर को इस तरह जोड़ो कि ट्रायंगल लॉ सेटिस्फाई हो जाए, यानी a प्लस बी बराबर c बन जाए। सर का कहना है कि अगर ये दिमाग में बैठ गया तो आगे वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स में क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे। अब पेज 15 पर चलते हैं। यहाँ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। दो फोर्स वेक्टर्स है जिनके बीच एंगल 60 डिग्री है, मान है 10 न्यूटन और 20 न्यूटन। पूछ रहा है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और स्मॉलर वेक्टर के साथ बनने वाला एंगल। पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज डाली, 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 कॉस थीटा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो अंदर का रिजल्ट आता है 700, तो c बराबर 10√7 न्यूटन आता है। अब एंगल विद स्मॉलर वेक्टर निकालते हैं। स्मॉलर वेक्टर 10 न्यूटन है, फॉर्मूला लगाते हैं
tan अल्फा बराबर b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। यहाँ sin 60√3/2 होता है और cos 60√1/2 होता है। सिंप्लीफाई करने पर tan अल्फा बराबर √3/2 आता है। यही इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर है। याद रखो, फॉर्मूला साफ रखोगे, साइन का ध्यान रखोगे तो नीट में सिली मिस्टेक नहीं होगी। लेफ्ट साइड टॉपिक लिखा है क्वेश्चन प्रैक्टिस वेक्टर मॉडिफिकेशन। यानी आज हम ये देख रहे हैं कि अगर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बदल दी जाए लेकिन एंगल वही रहे तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। अब क्वेश्चन पार्ट बी पढ़ते हैं। पार्ट ए में हमारे पास था a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और थीटा इक्वल टू 60 डिग्रीज। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम वेक्टर b को ट्वाइस यानी डबल करते हैं और फिर उसे वेक्टर a के साथ ऐड करें तो नया रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी। अब अप्रोच एंड एसकेसी पर आते हैं। यहाँ सबसे बड़ी ट्रिक ये समझनी है कि अगर b को डबल किया तो उसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी। बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, सोचते हैं कि वेक्टर बड़ा हो गया तो एंगल भी बदल गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वेक्टर की सिर्फ लेंथ बढ़ती है, डायरेक्शन सेम रहती है। तो हमारा नया डेटा हो गया a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 40 क्योंकि b डबल हो गया और थीटा अभी भी 60 डिग्री है। अब राइट साइड पर चलते हैं जहां डायग्राम और पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सबसे ऊपर लिखा है b को डबल करने का मतलब है कि उसकी स्ट्रेंथ 2 टाइम्स हो गई लेकिन एंगल सेम रहेगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। अब डायग्राम देखो, पार्ट ए में a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 20 है और दोनों के बीच 60 डिग्री का एंगल है। अब पार्ट बी में a अभी भी 10 ही है लेकिन b अब 40 हो गया है और वही 60 डिग्री पर इंक्लाइन है। एरो क्लियरली दिख रहा है कि b लंबा हो गया पर झुकाव वही है। की आइडिया ये लिखा है कि b की मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हुई है लेकिन एंगल 60 डिग्री सेम रहा, इसलिए हम नया डेटा लिखेंगे और सेम पुराना फॉर्मूला लगाएंगे। अब डेटा समरी देखो, पार्ट ए में a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। पार्ट बी में a लगा 10, b इक्वल टू 40, थीटा इक्वल टू 60। अब वही पुराना फॉर्मूला लगाते हैं। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है c इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पुट करते हैं 10 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 40 इंटू कॉस 60 डिग्री। अब सॉल्व करते हैं। 10 स्क्वायर हो गया 100, 40 स्क्वायर हो गया 1600 और 2 इंटू 10 इंटू 40 हो गया 800 और cos 60 डिग्री होता है 1/2। तो 800 इंटू 1/2 हो गया 400। अब जोड़ लो 100 प्लस 1600 प्लस 400 इक्वल्स टू 2100। तो नया रिजल्टेंट हो गया अंडर रूट 2100। इसको फैक्टर करो, 2100 को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 21, तो अंडर रूट 100 इंटू अंडर रूट 21 हो गया। रूट 100 होता है 10, तो फाइनल आंसर आ गया 10√21। यही फाइनल रिजल्ट है। अब नीचे जो सर्स एडवाइस लिखी है वो बहुत काम की है। अगर एग्जाम में बोल दें कि a को 3 टाइम्स कर दिया या b को 4 टाइम्स कर दिया तो बस पैनिक मत होना। नया डेटा लिखो, एंगल वही रखो अगर चेंज नहीं बोला और बस वही सेम फॉर्मूला लगा दो। नीट में सबसे कॉमन मिस्टेक यही होती है कि बच्चे पुराना b इक्वल टू 20 ही रख देते हैं या एंगल को चेंज मान लेते हैं बिना क्वेश्चन पढ़े। इस पूरे पेज का कोर कॉन्सेप्ट वही है, मैग्नीट्यूड बदली, डायरेक्शन सेम रही, तो बस नया डेटा डालो और सेम फॉर्मूला से आंसर निकाल लो। और इस सवाल का फाइनल आंसर है 10√21। यही फाइनल लॉक्ड रिजल्ट है। रिजल्टेंट क्वेश्चन दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ए एंड बी इज 5 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 5√3 न्यूटन और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 5 न्यूटन। तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ऑप्शंस हैं 60 डिग्री, -60 डिग्री, 150 डिग्री और 120 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दो, रिजल्टेंट दिया है और एंगल पूछ रहा है तो सीधे रिजल्टेंट फॉर्मूला लगेगा जो है c इक्वल्स a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। अब अप्रोच एंड कॉन्सेप्ट यही है कि जब रिजल्टेंट और दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड दी हो तो यही फॉर्मूला लगेगा। और एक खास बात, अगर
कॉस थीटा पॉजिटिव आए तो एंगल फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, लेकिन वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच माना जाता है। और अगर कॉस नेगेटिव आए तो एंगल पक्का सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी 90 डिग्री से 180 के। प्रॉब्लम को डायग्राम से समझते हैं। ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल है जिसकी मैग्नीट्यूड 5√3 न्यूटन है। बी वेक्टर थोड़ा इंक्लाइंड है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और रिजल्टेंट भी 5 न्यूटन का दिया हुआ है। एंगल थीटा ए और बी के बीच का है, वही हमें निकालना है। अब वैल्यूज डालते हैं। c इक्वल्स 5, a इक्वल्स 5√3 और b इक्वल्स 5। तो इक्वेशन बनेगी 5 इक्वल्स √3 कैपिटल 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5√3 5 इंटू कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो मिलेगा 25 इक्वल्स 75 प्लस 25 प्लस 50√3 कॉस थीटा। 75 और 25 जोड़कर 100 हुआ तो 25 इक्वल्स 100 प्लस 50√3 कॉस थीटा। 100 को लेफ्ट लाएंगे तो -75 इक्वल्स 50√3 कॉस थीटा मिलेगा। यहाँ से कॉस थीटा इक्वल्स -√3/2 आएगा। अब ध्यान दो, कॉस नेगेटिव है यानी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। कॉस का रेफरेंस एंगल 30 डिग्री होता है जब वैल्यू √3/2 हो, लेकिन क्योंकि यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट है तो एंगल होगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी 150 डिग्री। तो फाइनल आंसर है 150 डिग्री, ऑप्शन सी। एक कॉन्सेप्ट फिर से याद रखो, अगर कॉस थीटा नेगेटिव आए तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। क्वाड्रेंट रूल याद रखने के लिए ASTC यूज करो, ऑल साइन टैन कॉस, यानी कॉस सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव। अब जो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन हमने किया वही एग्जाम में लिखना है, और जल्दी मत करना। बहुत लोग √3/2 देखकर घबरा जाते हैं और साइन भूल जाते हैं। याद रखो, साइन ही क्वाड्रेंट डिसाइड करता है। यही इस क्वेश्चन का कोर लर्निंग है। स्पेशल केस रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स विद सेम मैग्नीट्यूड, मतलब दो वेक्टर्स ए और बी की मैग्नीट्यूड बराबर है और हमें उनका रिजल्टेंट निकालना है अलग अलग एंगल्स पर, जैसे 0 डिग्री, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 120 डिग्रीज और 180 डिग्रीज। अब जरा बाएं तरफ का कॉन्सेप्ट पकड़ो। जनरल फॉर्मूला है r इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। स्पेशल कंडीशन क्या है? a और b दोनों बराबर हैं। मान लो दोनों की मैग्नीट्यूड x है, तो हम दोनों जगह a और b की जगह x पुट कर देंगे। तब फॉर्मूला बन जाएगा r बराबर रूट के अंदर x² प्लस x² प्लस 2x² cos थीटा, जो सिंप्लीफाई होकर बनता है √2x² प्लस 2x² cos थीटा। यही आपका मास्टर फॉर्मूला है सेम मैग्नीट्यूड वेक्टर्स के लिए। अब दाईं तरफ के डायग्राम को समझो। दो वेक्टर्स हैं a और b, दोनों की लंबाई x और इनके बीच का एंगल है थीटा। इन दोनों को जोड़ने पर जो वेक्टर बनता है वही रिजल्टेंट c है। ध्यान रहे, यहाँ मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर है, बस एंगल बदलता है। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जैसे लेफ्ट साइड में दिया है। पार्ट ए, जब थीटा इक्वल टू 0 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फॉर्मूला में पुट करो r इक्वल टू √2x² प्लस 2x² जो बनता है √4x² यानी 2x। तो जब दोनों वेक्टर्स बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है यानी 2x। यह वही केस है जब दो फोर्सेस एक साथ मिलकर पूरी ताकत लगा रही हूँ। अब पार्ट बी, थीटा इक्वल टू 60 डिग्रीज। यहाँ cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है। फॉर्मूला में डालो r इक्वल टू √2x² प्लस x² जो बनता है √3x² यानी x √3। तो 60 डिग्री पर रिजल्टेंट होता है x √3। ये नीट में बहुत कॉमन है। अब पार्ट सी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज, तब cos 90 डिग्रीज इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला बन जाता है r इक्वल टू √2x² यानी x √2। ध्यान रखो, 90 डिग्री पर यही फॉर्मूला पाइथागोरस जैसा बन जाता है। अब पार्ट डी, थीटा इक्वल टू 120 डिग्रीज, यहाँ cos 120 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। फॉर्मूला बनेगा r इक्वल टू √2x² माइनस x² इक्वल टू √x² यानी x। इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल पर रिजल्टेंट कम हो जाता है, सिर्फ एक वेक्टर के बराबर। अब लास्ट पार्ट ई, थीटा इक्वल टू 180 डिग्रीज,
यहाँ cos 180 डिग्रीज इक्वल टू -1 पुट करते हैं। r इक्वल टू रूट 2x² माइनस 2x² यानी 0 आ गया। तो जब दोनों वेक्टर्स बराबर हों लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हों तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, रिजल्टेंट 0 हो जाता है। अब दाईं तरफ की टेबल को देखो, आपको ये विजुअली याद दिलाता है 0 डिग्रीज पर रूट 2x सबसे बड़ा, 60 डिग्रीज पर x रूट 3, 90 डिग्री पर x रूट 2, 120 डिग्री पर सिर्फ x और 180 पर 0। इसी को याद रखने के लिए नीचे न्यूमोनिक दिया है, मैजिक रिजल्ट। बस एंगल्स याद रखो, 0 डिग्रीज पर 2x, 60 डिग्रीज पर x रूट 3, 90 डिग्रीज पर x रूट 2, 120 पर x एंड 180 पर 0। अगर ये सीक्वेंस दिमाग में फिट हो गया तो बराबर मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के सवाल सेकंड्स में हो जाएंगे। और ये जो सर्च टिप दिया है वो बहुत काम का है। अगर देखो कि दोनों फोर्सेस बराबर हैं और पहले उनकी मैग्नीट्यूड सेम थी, मान लो दोनों a है। अब कंडीशन बदल दी गई है, b को डबल कर दिया है, यानी b अब 2a है और नया रिजल्टेंट दिया गया है a रूट 3। अब हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो एंगल थीटा बिटवीन a और b और दूसरा न्यू रिजल्टेंट और ओल्ड रिजल्टेंट का रेशियो। पहले डायग्राम को विजुलाइज करो। लेफ्ट डायग्राम पुरानी कंडीशन है, दोनों की मैग्नीट्यूड a है, बीच का एंगल थीटा है और रिजल्टेंट r है जिसकी वैल्यू अभी नहीं पता। अब राइट डायग्राम में नई कंडीशन है, यहाँ a वही a है लेकिन b अब 2a हो गया है। इनके जोड़ से नया रिजल्टेंट बनता है a रूट 3। इसी इंफॉर्मेशन से हमें एंगल निकालना है। अब रिजल्टेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाते हैं, रीड बराबर रूट के अंदर ऑड b² प्लस 2ab कॉस थीटा। अब वैल्यूज डालते हैं, न्यू रिजल्टेंट a रूट 3 है, a है और b अब 2a है। तो इक्वेशन बनेगी a रूट 3 बराबर रूट के अंदर a² प्लस 2a³ प्लस 2 टाइम्स a टाइम्स 2 कॉस थीटा। स्क्वायर करने पर मिलेगा 3a² बराबर a² प्लस 4a³ प्लस 4a³ कॉस थीटा। अब सिंप्लीफाई करो, 3a² बराबर 5a² प्लस 4a³ कॉस थीटा, दोनों तरफ a² कैंसिल करो, बचा 3 बराबर 5 प्लस 4 कॉस थीटा। 5 को लेफ्ट लाओ, -2 बराबर 4 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर -1/2 आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कॉस नेगेटिव है तो एंगल दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। कॉस का रेफरेंस एंगल 60 डिग्रीज है लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो एक्चुअल एंगल होगा 180 माइनस 60 डिग्रीज यानी 120 डिग्रीज। यही फाइनल आंसर है। अब रेशियो निकालते हैं। न्यू रिजल्टेंट तो ऑलरेडी दिया है a रूट 3, लेकिन ओल्ड रिजल्टेंट क्या होगा? यहाँ पेज 19 का शॉर्टकट काम आता है। अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड बराबर हो और उनके बीच एंगल 120 डिग्रीज हो तो रिजल्टेंट सीधे a होता है। यही याद रखने वाली ट्रिक है, इसलिए पुराना रिजल्टेंट a हुआ। अब रेशियो न्यू ओवर ओल्ड बराबर a रूट 3 बटा a यानी रूट 3। यही फाइनल रेशियो है। अब नीचे वाली शॉर्टकट टेबल को समझो, ये नीट के लिए बहुत यूजफुल है। अगर दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम हो तो अलग अलग एंगल पर रिजल्टेंट सीधे याद रख सकते हो। 0 डिग्रीज पर रिजल्टेंट 2e जो मैक्सिमम है, 60 डिग्रीज पर रिजल्टेंट a रूट 3 जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, 90 डिग्रीज पर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है और रिजल्टेंट a रूट 2 होगा, 120 डिग्रीज पर रिजल्टेंट सिर्फ a होता है। यही वो ट्रिक हमें अभी यूज की। और 60 डिग्रीज पर वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिजल्टेंट 0 होगा। फाइनल एग्जाम टेक अवे यही है कि हर बार पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। पहले न्यू कंडीशन से एंगल निकालो, फिर अगर दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड बराबर हो तो सेम मैग्नीट्यूड शॉर्टकट टेबल यूज करके पुराना रिजल्टेंट तुरंत पहचान लो और आखिर में रेशियो निकाल दो। यही अप्रोच कैलकुलेशंस को कम करती है और नीट में समय बचाने में मदद करती है।